आदाब, खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं आलमी समय। अपने खास प्रोग्राम खुली बहस के साथ हाजिर हूं मैं सैयद फैसल अली। अपने इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि 26 मई को नरेंद्र मोदी के साथ साथ कौन कौन लोग वजारत का हल्फ लेंगे और क्या वज़रा के सिलेक्शन में मोदी आरएसएस समेत किसी के दबाव में फैसला लेंगे या फिर अपने पुराने अंदाज में काम करेंगे। साथ ही हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे कि नरेंद्र मोदी आवाम के तवक्कुआत पर कितना खरा उतरेंगे। इसी इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है दिल्ली यूनिवर्सिटी से वाबस्ता माहिर इक्तिसादियात प्रोफेसर मुनीर आलम साहब, सीनियर सहाफी अजय कुमार साहब, जनरल सेक्रेटरी वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया कासिम रसूल इलियास साहब और सियासी तज़कियाकार इलियास मलिक साहब। आप सभी का आलमी स्टूडियो में खैर मकदम है। तो शुरू करते हैं अपना खास प्रोग्राम खुली बहस। अब की बार मोदी सरकार बीजेपी का ये नारा कामयाब हुआ। आवाम ने भी बीजेपी के बजाय नरेंद्र मोदी को ही ज्यादा अहमियत देते हुए पार्टी को अब तक की सबसे बड़ी जीत से रूशनास कराया। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी की तरफ से दावत देने के बाद आइंदा 26 मई को तकरीब हल्फबरदारी होना तय हुआ है। लेकिन इससे अहम बात यह है कि कितनी बड़ी होगी मोदी की कैबिना, किसे मिलेगी जगह और किसके साथ लगेगी मायूसी। ताहम एक बात साफ है कि सबकी नजर रहेगी नरेंद्र मोदी कैबिना में मुस्लिम वज़रा पर। पेश है एक रिपोर्ट। बीजेपी की तारीख में पार्टी की सबसे बड़ी जीत में अहम किरदार निभाने वाले नरेंद्र मोदी को इंतजार है तो बस हलफ उठाने का। इसके साथ ही शुरू हो जाएंगी अवाम की वो उम्मीदें जिनके नाम पर लोगों ने उन्हें वोट दी है और बीजेपी अपने बलबूते पहली मर्तबा अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हुई है। इंतखाबात के नताइज तो 16 मई को ही सामने आ गए थे, लेकिन हलफ लेने की तारीख तय हुई 26 मई। 10 दिनों के इंतजार की वजह सियासी है या मजहबी, ये तो काबीना की तश्कील के बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन तारीख का ऐलान करते हुए नरेंद्र मोदी के चेहरे पर कामयाबी की झलक साफ नजर आ रही थी। राष्ट्रपति जी को कॉल ऑन करने के लिए आया था। राष्ट्रपति जी ने विधिवत रूप से मुझे चिट्ठी दी है। अब मुझे शपथ समारोह के लिए जो हम लोगों ने तय किया है 26 इवनिंग में एट 6 PM यही शपथ समारोह होगा। मोदी काबीना को हतमी शक्ल देना पार्टी के लिए आसान साबित नहीं हो रहा है। एनडीए कुनबे में शामिल जमातों को उनका सही हक देने से पहले पार्टी के अहम लीडरान को मुतमईन करना भी एक बड़ा मसला है। राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी में किसे मिलेगी कैबिनेट में जगह और कौन होगा पार्टी सदर, ये तो तय होना है ही। अमृतसर से नवजोत सिंह सिद्धू की जगह अरुण जेटली को तरजीह देने के बाद हुई उनकी बड़ी हार के बाद उनको काबीना में जगह तो मिलेगी ही, लेकिन कलमदान कौन सा होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। वहीं 15वीं लोकसभा के दौरान लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ की लीडर रही सुषमा स्वराज, मुरली मनोहर जोशी, वेंकैया नायडू, येदियुरप्पा, पूनम महाजन, रविशंकर प्रसाद, उमा भारती और स्मृति ईरानी जैसे अहम लीडरान में से मोदी किसको तरजीह देंगे और किसके हाथ मायूसी लगेगी, ये 26 मई को ही पता चल सकेगा। लेकिन सबसे बड़ा मसला लाल कृष्ण आडवाणी है। उन्हें स्पीकर बनाया जाएगा या काबीना में जगह मिलेगी, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि मोदी के पीएम ओहदे की उम्मीदवारी को लेकर नाराज हुए आडवाणी अभी भी बहुत खुश नजर नहीं आ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष और आज के इस कार्यक्रम के निर्वाचन अधिकारी ने इस सभागृह सेंट्रल हॉल का उल्लेख करते हुए कहा कि हमारे पार्टी द्वारा नामांकित पार्टी के प्रधानमंत्री पद के लिए उनका मैं प्रस्ताव करूं। मैं अभी यहाँ बैठे बैठे वैसे अडवाणी जी, मैंने इनके नाम का प्रस्ताव करने के लिए नहीं कहा है। मैं निर्वाचन अधिकारी हूँ, आपको प्रस्ताव करना है। हाँ, मुझे करना है, लेकिन क्योंकि पार्टी ने पहले ही निर्णय कर लिया है कि कौन हमारे इस सारे चुनाव अभियान के दौरान में जनता के सामने हम किनको अपना नेता बना करके भेजना चाहते हैं, इसीलिए मैं कोई प्रस्ताव करूंगा तो वही करूंगा जो पार्टी का निर्णय है। मोदी काबीना पे सबकी नजर इस बात पर भी टिकी है
कि उसमें कितने मुसलमानों को जगह मिलेगी, क्योंकि कई रियासतों में इक़्तिदार पर काबिज बीजेपी ने अपनी काबीना में मुस्लिम वुज़रा की फॉर्मेलिटी ही निभाई है। और इस बार तो पूरे एनडीए में मुसलमान के नाम पर सिर्फ एक ही चेहरा है, बिहार से एलजेपी के टिकट पर कामयाब हुए महबूब अली कैसर। हालांकि इसके अलावा पार्टी के राज्यसभा के एमपी मुख्तार अब्बास नकवी का नाम भी काबीना में तय माना जा रहा है। वहीं नज़मा हेपतुल्लाह भी काफी सुर्खियों में हैं। लेकिन भागलपुर से हार का सामना करने वाले साबिक मरकजी वजीर शहनवाज हुसैन के नाम पर भी तजब्जुब बना हुआ है। इस सब के बावजूद एलजेपी के महबूब अली कैसर को नजरअंदाज करना एनडीए के लिए आसान नहीं होगा। लॉजिकली जो होना चाहिए वो अगर हो जाए तो अच्छी बात है, न हो तो हमारे लीडर ने कहा है कि किसी को कोई मंत्री पद का लालच नहीं और भी सेल्फिशनेस से उठ करके सारे लोग काम करेंगे। तो जो भी रोल दिया जाएगा उसमें एनडीए में अब हम लोग हैं तो एनडीए के लिए काम करेंगे और ये प्रेरोगेटिव हमारे प्रधानमंत्री जी का होगा, किसको मंत्री बनाना चाहते हैं ये हमारे पार्टी के जो लीडर हैं उनका होगा। आखिरी तस्वीर तो 26 मई को ही सामने आएगी, लेकिन बीजेपी लीडरान की जानिब से वजारत के लिए कोशिशों का दौर जारी है, जबकि एनडीए कुनबे में से किसकी हिमायत बाहर से होगी और कौन होगा काबीना में शरीक, ये भी साफ होना बाकी है। आरएसएस ने तो खुद को इन मामलात से अलग करने का दावा किया है। अब देखना ये है कि मोदी काबीना में ज्यादातर आरएसएस के चेहरे दिखाई देंगे या बीजेपी इत्तेहाद के। आलमी समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मासूम सिद्दीकी की रिपोर्ट। नाज़रीन, आपने ये रिपोर्ट देखी और अभी तक बिल्कुल साफ नहीं है कि कौन लोग कैबिना में होंगे और कौन कैबिना से बाहर होंगे। शहनवाज हुसैन के नाम पे सस्पेंड बना हुआ है, उनसे कल भी हम लोगों की बातचीत हुई थी, उनको भी पता नहीं है कि उनके साथ क्या होगा। दूसरे नाम, इसमें एक अहम नाम एमजे अकबर साहब का भी आ रहा है, शायद उनको भी कैबिना में जगह मिल जाए। लेकिन उससे पहले गुफ्तगू की शुरुआत करते हैं इस बात से कि इस पूरे इंतखाबात में जिस तरह के नतीजे आए उसमें किसने क्या खोया क्या पाया, और खासकर अक़लियतों के हवाले से बात करें तो उसकी इस कैबिना फॉर्मेशन में जो सूरत हाल है आपके सामने है। लेकिन इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस में मुसलमानों ने क्या खोया क्या पाया, आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ सीनियर सियासतदान वेलफेयर पार्टी के मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इलियासी साहब से कि क्या सूरत हाल है और किस तरह से इस पूरे इलेक्शन को, उसके नतीजे को वो देखते हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि बीजेपी ने जो स्ट्रेटजी बनाई थी सिलेक्शन में वो बहुत कामयाब रही है। पहली बात तो ये थी कि एक अरसे से ये महसूस हो रहा था कि मुल्क के सामने कोई लीडर नहीं है, कोई टावरिंग पर्सनैलिटी नहीं है, और हिंदुस्तान का मिजाज भी ये है कि हम हीरो वर्शिप के आदी हैं। तो एक बड़े ऐसे टावरिंग पर्सनैलिटी को लाकर खड़ा किया गया। और देखिए पूरा इलेक्शन, यानी आप मानते हैं कि नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं टावरिंग पर्सनैलिटी हैं? नहीं, प्रोजेक्ट किया गया है, बनाया गया है, एक लंबे अरसे से कोशिश हो रही थी और उस कोशिश को उन्होंने सामने रखा। दूसरी बात है कि ये जो बात कही गई कि अब की बार मोदी सरकार, जाहिर बात है कि इसका मतलब साफ था कि वो न तो नजरियात पे लड़ रहे हैं, न वो पार्टी की उपलब्धियों पे लड़ रहे हैं, बल्कि एक आदमी को प्रोजेक्ट करके ला रहे हैं। एक बात तो ये थी। दूसरी बात ये देखिए, मेरा ख्याल ये कि इन्होंने सबसे ज्यादा टारगेट किया था कांग्रेस पार्टी को। रूलिंग पार्टी थी कांग्रेस पार्टी जी। कांग्रेस पार्टी में स्कैंडल्स हुए थे, ऐसा नहीं कि स्कैंडल एनडीए में नहीं हुए थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर स्कैंडल्स हो रहे थे। और अफसोस की बात यह कि कांग्रेस पार्टी इतनी डिफेंसिव हो गई थी कि उसने पहले ही हार मान ली थी। और यानी कांग्रेस पार्टी ने 10 साल में जो अचीवमेंट किए थे उनको भी भुना नहीं सकी, उनको भी पेश नहीं कर सकी मुल्क के सामने। यानी आरटीआई है, आरटीई है, नरेगा है, फूड सिक्योरिटी बिल है, ये आपका जन लोकपाल बिल है, ये तमाम चीजें कांग्रेस पार्टी की मैं समझता हूं कि अचीवमेंट्स हैं 10 साल के, लेकिन इनको वो पेश नहीं कर सकी। तीसरी बात यह देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो सेफ वोट बैंक था यानी मुसलमान पिछले 5 साल से तो बहुत ज्यादा नाराज चल रहे थे। कई ऐसे इश्यूज थे जो बहुत मामूली से इश्यूज थे, अगर पार्टी चाहती तो ये हल कर दी थी। रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट सामने पड़ी हुई थी, कम्युनल वायलेंस बिल को जिस तरह टेबल किया वो हमारे सामने है। इसी तरह से ये जो बच्चों की गिरफ्तारी का जो मसला था, जिस तरह पार्टी ने रुख इख्तियार किया, जिस तरह हिंदुत्व टेरर को उन्होंने डील किया, ये सब चीजों से अच्छी एक बड़ी कमिटेड कॉन्स्टिट्यूंसी को कांग्रेस पार्टी ने खोया है। तीसरी बात मुझे ये कहनी है कि ये इलेक्शन जो लड़ा गया है, ये इलेक्शन हिंदुत्व के नाम पर नहीं लड़ा गया है। आप देखिए, कहीं भी हिंदुत्व अगर मैनिफेस्टो में अगर जिक्र भी है तो बहुत हल्के अंदाज में है। पूरा इलेक्शन 2 चीजों को बुनियाद पर रखा, गुड गवर्नेंस और यानी आपकी ये बात के डेवलपमेंट, विकास। अब ये और बात है कि विकास पर आप जितना बोलते रहे कि गुजरात में क्या विकास हुआ, उसके लोगों ने आंकड़े पेश किए, लेकिन पूरा मीडिया इनके साथ खड़ा हुआ था, पूरा कारपोरेट वर्ल्ड इनके साथ खड़ा हुआ था।
नतीजा ये है। लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड और मीडिया की बात आप लोग करते हैं, अक्सर ये बात होती है इलियासी साहब कि लोग कहते हैं कि मीडिया साथ, मीडिया को क्या लेना देना है। आज देखिए मोदी सरकार बन गई, या कॉर्पोरेट को तो कुछ फायदा हो सकता है, मीडिया तो वही दिखाता है जो सामने दिखता है। एक बात हमेशा मीडिया के हवाले से लोग कहते हैं कि मीडिया ने प्रोजेक्ट किया। एक बात समझ लीजिए कि जिस तरह की सूरत हाल थी, अगर 430 सभा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो जाहिर सी बात है वो दिन भर में 4 बार दिखेंगे। कोई दूसरा लीडर किसी पार्टी का, किसी जमात का इतनी सभाएं नहीं कर रहा था, इतनी रैली नहीं कर रहा था। तो मीडिया की ना चाहते हुए, मैं बहुत वजाहत के साथ कह रहा हूं कि मीडिया के हमारे जो दोस्त थे उन लोगों से भी बातचीत होती थी कि ना चाहते हुए भी आपको दिखाना है। अगर मोदी एक दिन में सीतामढ़ी में है और उसके 1 घंटे के बाद वो वाराणसी में है, फिर वहां से वो अगर फैजाबाद आ गए, तो आप क्या कीजिएगा? इससे मुझे इत्तेफाक है कि जिस तरह एग्रेसिव अंदाज में पूरी कैंपेन चलाई गई थी, मीडिया के सामने कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन खुद मीडिया पे जो फंडिंग इन्होंने जो खर्च किया गया है मीडिया में प्रोजेक्शन के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए, और जो पेड न्यूज के जो दामत लग रहे हैं वो भी बेबुनियाद नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जाहिर है कि पूरी एग्रेसिव प्लानिंग थी, पूरी एग्रेसिव स्ट्रेटजी थी, उसका इन्होंने इस्तेमाल किया। अब एक बात और मुझे ये कहनी है इसमें कि मेरा मानना यह है कि ये जो इलेक्शन लड़ा गया है, इसके जो परिणाम सामने आए हैं, उसमें ये जो बात कही गई थी कि पूरे मुल्क में मोदी वेव है, ये इलेक्शन के नतीजे से ऐसी बात नजर नहीं आती है। टोटल वोट का 31% वोट बीजेपी को मिला है, यानी 69। आपने चलिए अपनी बात कही, लेकिन आपको ये याद दिलाएं कि जमहूरियत में तौलते नहीं हैं, सपोर्ट को गिनते हैं। और गिनती ये है कि 335 लोग उनके साथ हैं और अब तक की सबसे मजबूत सरकार उनके पास है। इलियासी साहब, बात करते हैं अजय साहब से। अजय साहब, आप ये बताइए, आपने सहाफी के तौर पे सारा कुछ देखा है। ये कह रहे हैं कि ये जो इलेक्शन लड़ा गया था वो डेवलपमेंट के प्लान पे लड़ा गया था। क्या आपको लगता है कि डेवलपमेंट ही एक मुद्दा था, या डेवलपमेंट के पीछे किसी तरह का एक अंडरटोन भी था जिसको उनके वोटर समझ पाए और दूसरे नहीं? नहीं, इसमें देखिए 2-3 चीजें बड़ी स्पष्ट तौर पे हैं। अगर हम पूरे चुनाव के परिदृश्य को देखें जिसकी चर्चा इन्होंने कह रहे थे, अगर अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन कहीं पूरे चुनाव में था ही नहीं जी। कांग्रेस और जो दूसरी पार्टियां हैं वो उनकी अपनी तैयारियों में कमी थी। अब ये जो कह रहे हैं कि मीडिया पे इतना खर्च हुआ, लोकतंत्र है, दूसरी पार्टियों को भी खर्च करना चाहिए था। वो एक अलग डिबेट का विषय हो सकता है कि ये चुनाव खर्च ज्यादा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी तो कानून इजाजत देता है, उस कानून के तहत वो कैंपेन कर रहे थे। 2 चीजें बड़ी स्पष्ट थी इस चुनाव में, 2 अंडरटोन जो थे कि जनता कांग्रेस से बेजार थी, हद से ज्यादा नाराज थी और वो परिवर्तन देख रही थी। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जनता ने वो संदेश भी दिया था। तो आपको लगता है कि कांग्रेस इस संदेश को पढ़ने में नाकाम रही? बिल्कुल नाकामयाब रही, और यही कांग्रेस के फेल्योर की सबसे भी बड़ी वजह है। और मैं आपको बता दूं, आज भी कांग्रेस नहीं बदली है। आप देखिए कि जो उनकी मीटिंग होती है CWC में, जिसमें वो कहते हैं कि हम चर्चा करेंगे कि हमारे फेल्योर के क्या कारण रहे। एक तो टोटल डिस्कनेक्ट विद द पीपल। देखिए, मैं किसी व्यक्ति का नाम ना लूं, लेकिन कांग्रेस में ऐसी परिपाटी थी कि लोग अपनी बात गांव से, कस्बों से, गलियों से आकर दिल्ली में कह देते थे। अब जो माहौल है कि 12 जनपद में साफ ही नहीं जा सकते, आम आदमी की बात क्या है। 2 जो मुख्य कांग्रेस के कर्ता धर्ता हैं, माननीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, उन तक तो पहुंच दूर ही है। उनके जो सिपा सलाहकार हैं वो अभी बंद गैरेज में रहते हैं। तो आप ये जो टोटल डिस्कनेक्ट विद द पीपल, आप देखिए उत्तर प्रदेश से सारे के सारे मंत्री हार गए, एक मंत्री चुनाव जीत करके नहीं आया। तो आखिर जो ये मंत्री पद दिया गया था आपको उत्तर प्रदेश से, आप क्या कर रहे थे? पिछली बार आपने 22 सीटें जीती थी। तो ये जो एक अंदाज था कंफर्ट जोन में, यहां एसी कमरे में बैठ करके जनता से टोटल डिस्कनेक्ट होकर के चुनाव लड़ने का अंदाज, सरकार चलाने का अंदाज। अभी बात कर रहे थे कि कॉर्पोरेट का सपोर्ट। अरे भैया, कॉर्पोरेट क्या करेगा? आप कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं ले रहे, आप सही या गलत पॉलिसी पैरालिसिस की सिचुएशन थी। बिल्कुल, तो कॉर्पोरेट तो सांसें नहीं ले पा रहा है। आपके पास रोजगार नहीं है, आपके पास नीतियां नहीं है। एक पूंजीपति बाजार में आता है, अपनी पूंजी का रिस्क लेता है, बैंक से लोन लेता है। आपकी बात समझ गया जी, फिर आपके पास वापस आएंगे। मैं जो एक बात कह रहा हूं कि जो फेल्योर की इनकी मीटिंग हुई, आप मजाक देखिए। वो मीटिंग शुरू हुई और शुरू होने से पहले एक इमोशनल भाषण होता है और सोनिया गांधी और राहुल गांधी कहते हैं कि हम हार की जिम्मेवारी लेते हैं और हम रिजाइन कर देंगे। वहां से वो मीटिंग पूरी की पूरी तब्दील हो जाती है उनको मनाने में
2.5 घंटा कि आप रिजाइन मत कीजिए। और इसमें जो सबसे कमाल होता है कि जो दूसरे लोग हार के लिए जिम्मेवार थे वो बच जाते हैं जी, और फिर कहानी वही हो जाती है। अब किसी और का इस्तीफा मांगा ही नहीं जाता। अरे सिर्फ सोनिया और राहुल, ठीक है वो पार्टी के सदर थे, मुखिया थे, लेकिन और भी लोग, जिम्मेदारी ऊपर से नीचे तक बहुत लोगों की है, लेकिन किसी का रिजिग्नेशन नहीं हुआ। और फिर एक कमेटी बना दी जाएगी, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट देनी जो पिछली बार हुआ था, और फिर उस रिपोर्ट की समीक्षा सोनिया और राहुल करेंगे। चलिए, इलियास मलिक साहब हमारे साथ हैं। इलियास मलिक साहब से जानना चाहते हैं, बहुत परेशान दिख रहे हैं कि ये जो सूरत हाल हुई है, खास करके आप लोग अक़लियत के हवाले से बात करते हैं, तो एक और बहुत अजीब सी बात हुई है। हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, जहां के बारे में जैसा आप बोल रहे थे कि वहां के इतने वजीर थे, सबके सब हार गए, वहीं एक चीज और हुई है कि उस पूरे इलाके से, पूरे उत्तर प्रदेश से एक भी अक़लियत का बंदा इलेक्शन जीत के नहीं आया। कैसे देखते हैं आप? नहीं, ये तो जो आप कह रहे हैं ये हकीकत है, और जो बीजेपी को इतनी बड़ी कामयाबी हुई है इसकी भी कोई एक वजह नहीं है। इसमें आप लोगों की कितनी नाकामयाबी है? नहीं, नाकामयाबी देखिए ऐसा है कि हम लोगों की नाकामयाबी की बात नहीं है, ये असल में इसको, इस जीत को आप कम्युनिटीज से न जोड़िए इस वक्त, इसलिए कि जो साहब आपसे सीधा एक सवाल मेरा है कि क्या आज भी हम लोग अपनी खुद एहतसाबी से बचते रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आपको ये नहीं लगता है कि ये अपील, ये फतवे, ये सारी चीजें हमारे खिलाफ नहीं है? ये बात आपसे खुद कहना चाह रहा था कि ये जो अपीलें और ये जो बयानात जारी किए गए उसके फायदे नहीं हुए बल्कि उसके नुकसानात हुए हैं। और मैं ये समझता हूं कि बिल्कुल इसका तमाम मुस्लिम लीडरान और तंजीमों को मुहासबा करना चाहिए, जिस तरह अभी पार्टीज की बात हो रही थी, क्योंकि इस इलेक्शन ने कहीं ना कहीं सियासी पार्टीज को जी और मुस्लिम तंजीमों और लीडरान को भी इस पर इस वक्त आमादा किया है कि वो गौर करें और वो मुहासबा करें कि गलतियां कहां हुई हैं, क्योंकि गलतियां और चूक सबसे हुई है, ये आप समझ लीजिए, क्योंकि बगैर गलती के इतनी बड़ी हार नहीं होती। और जहां तक आप बात कर रहे हैं फतवे का, और जहां तक आप बात कर रहे हैं अपीलों का, असल में सिर्फ अखबारों में अपीलों से कोई काम नहीं होता। जब इस चीज ने एक चीज और साबित कर दी कि वो जो पार्टीज और वो जो लीडरान हैं उनकी पकड़ अब ग्राउंड पर उतनी मजबूत नहीं रह गई जितनी होनी चाहिए। मुझे तो इस पर एतराज है कि कभी उनकी कोई पकड़ रही थी। हाँ, यही वजह है कि ये हार हुई। अगर पकड़ होती तो ये हालत नहीं होती। इस मुगालते में पूरे कौम को रखा इन्होंने कि उनकी बड़ी पकड़ है, और सियासी जमातों ने इन लोगों को उसी तरह से इस्तेमाल किया कि भाई इनकी पकड़ है, इनको अगर अपने साथ जोड़ लेते हैं चाहे जो भी हो तो मुसलमानों का या दूसरी बिरादरी का वोट मिल जाएगा। लेकिन ये भी ये जो मिथ था वो भी इस बार बहुत अच्छा हुआ। मैं समझता हूं, मैं मुनीर साहब के पास चलता हूं, माहिर इक्तिसादियात हैं और इनकी एक अलग सोच, एक अलग नजरिया है। कैसे देखते हैं आप पूरे इस वाकये को? जो और हमारे जो को पैनलिस्ट हैं उन लोगों ने जो बात कही वो ठीक कही, मैं इससे कोई बहुत ज्यादा मेरा कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, लेकिन मैं इसको बिल्कुल एक दूसरी तरह से देखने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये देख रहा हूं, पहली बात तो यह है कि इतना हाय तौबा मचाना कि साहब हम तो लुट गए, हम तो मर गए, हमारा तो बिल्कुल वजूद अब खत्म होने जा रहा है। मेरी समझ से ये अप्रोच जो है ये कुछ बड़ी नहीं, बहुत मायूसी नहीं होनी चाहिए। ये इस तरह की चीज नहीं। देखिए, हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क, और जमहूरियत में आप बिल्कुल इस बात का दावा नहीं कर सकते या इस बात को आप एश्योर नहीं कर सकते कि कोई एक पर्टिकुलर पार्टी जो है वो सिर्फ हमेशा वही हुकूमत करती रहेगी। जमहूरियत है, आज ये पार्टी आएगी, कल वो पार्टी आएगी, और हमें उनके सबके साथ रहना। एक पार्टी आई है, उस पार्टी मुनीर साहब को यहाँ पर रोकना पड़ेगा, वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक पे से लौटेंगे तो मुनीर साहब के पास चलेंगे, और ये बहुत वजाहत के साथ कह रहे हैं जमहूरी निजाम में कोई एक पार्टी ही हमेशा हुकूमत करती रहे, ये कोई जरूरी नहीं है। एक नई पार्टी आई है, उसका खैर मकदम करना चाहिए, और ये एक जमहूरी प्रोसेस है। इसी बात पे वापस लौटेंगे ब्रेक के बाद। लेते हैं एक ब्रेक। सब्जियां और शुद्ध मसाले, यही तो है टॉप्स अचार की असली पहचान। टॉप्स, इंडिया का नंबर 1 पिकल। लाइफ में लाए मजा। हम समय शक्तिमान है, समय सम्मोहन है, समय सावधान है, समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है।
समय मनुष्य है, वर्तमान है, भविष्य है। मासूम ममता की मीठी सी झपकी है। हौसलों के लिए समय एक हक्की है। समय अनुशासन है, समय सुशासन है, शांत है, क्रुद्ध है। समय सुबुद्ध है, विजय का युद्ध। समय एक नारा है। समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय। ये समय हमारा है, रहिए समय के साथ। टॉप्स इंडिया का नंबर 1 पिकल। शिव का सबसे बड़ा भक्त रावण, सोमवार से शनिवार शाम 6:30 बजे जी अनमोल पर देखिए रावण, सोमवार से शनिवार शाम 6:30 बजे से और जीतिए हर रोज एक मोबाइल फोन। हिंदुस्तान की शान, उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ, इंसाफ का कारवां। आलमी समय, सच की पहचान। हम समय, समय सवेरा है, समय दोपहर है, समय संध्या है, समय सतत, समय शिखर है। समय अनवरत है, समय अनश्वर है, समय शाश्वत है, समय अपार है। समय का सूरज है, समय की पृथ्वी है, समय समंदर है, समय आकाश है, समय समीर है, समय स्वदेश है, समय संसार है। समय एक नारा है, समय न रुकता है, समय न झुकता है, समय न डरता है, समय न थकता है। समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय है, समय हमारा है। रहिए समय के साथ। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। सारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक में जाने से पहले प्रोफेसर मुनीर साहब ये बता रहे थे कि जमहूरी निजाम में ये बिल्कुल वाजिब सी बात है कि हमेशा एक पार्टी हुकूमत नहीं कर सकती है, दूसरे को भी मौका मिलता है। उसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। मुनीर साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि वो पूरे भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन और उसकी जीत और जिस तरह से डिसिमेट हुई है कांग्रेस पार्टी, उसको किस तरह से देखते हैं मुनीर साहब? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि बहरहाल इस जमहूरी निजाम में और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में किसी दूसरी गवर्नमेंट का आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक गवर्नमेंट आई है। अब देखिए, ये हमारी परसेप्शन की बात है। चूंकि सारी दुनिया परसेप्शन पे चल रही है, कुछ ऐसा लग रहा है, लोगों का ख्याल ये है कि शायद अकलियतों के लिए नई सरकार उतनी ज्यादा मुआविन नहीं होगी। ये एक परसेप्शन की बात मसला। लेकिन ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है और बहस की बात ये है कि इस परसेप्शन को कैसे दूर किया जाए, इस बात को किस तरह से एश्योर किया जाए कि ऐसा नहीं है, कि ऐसा नहीं है। और यह है कि मुसलमान किस तरह से अपने आप को अब इस नई सिचुएशन में डेवलप करने की कोशिश करें, किस तरह से अपने आप को सामने लाने की, कैसे अपने को स्ट्रेटेजाइज करें, ताकि अगर थोड़ी देर के लिए मान लें कि हमारी सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है जितनी शायद पिछली किसी रिजीम में हो सकती है, तो अब इस सिचुएशन में हम क्या करें। मेरी समझ से ये ज्यादा बेहतर चीज होगी। चैलेंजेस का सामना कैसे किया जाए, एक चैलेंजिंग सिचुएशन है, उसमें अपने आप को हम किस तरह से आगे लाएं। मेरी समझ से सोचने की बात यह है, बजाय इसके कि हम मातम करते रहे कि साहब बड़ी मुश्किल होगी।
चलिए, आपने एक बहुत अहम बात की कि अब इस पे रोने से कोई फायदा नहीं है, इस पे मातम करने से कोई फायदा नहीं कि क्या हुआ। अब ये सोचना चाहिए किस तरह से पूरी कौम को, पूरी मिल्लत को इस पे एक स्ट्रेटेजी बनाई जाए कि किस तरह से इस नए सिस्टम में, मैं हमेशा कहता हूं न्यू इंडियन ऑर्डर जो हुआ है उसमें किस तरह से एडजस्ट किया जाए और किस तरह से अपने जो चीजें हैं उनको सरकार के सामने रखा जाए। लेकिन अभी सरकार का जो कैबिनेट फॉर्मेशन का जो पीरियड है वो पूरा नहीं हुआ। 26 तारीख को हलफ लेंगे नरेंद्र मोदी और उसी के साथ ये सिलसिला शुरू होगा। चलिए जानने की कोशिश करते हैं इलियासी साहब से कि वो किस तरह की कैबिना इमर्ज होती हुई देख रहे हैं, किस तरह के लोग और उन लोगों को देख रहे हैं कैबिनेट में। क्या रिवायती तौर पे जो आरएसएस के चेहरे थे वो आएंगे या कुछ टेक्नोक्रेट्स आएंगे, या ये जो बात कही जा रही है कि हो सकता है नरेंद्र मोदी अपने हल्के से ज्यादा लोगों को अपने कैबिनेट में शामिल करें। क्या कहते हैं इलियास साहब? देखिए, मेरा मानना ये है कि अगर आपको नरेंद्र मोदी की आने वाली काबिना को समझना है तो गुजरात को सामने रखना चाहिए। मेरा मानना यह है कि नरेंद्र मोदी की कोशिश होगी कि जितने लोग भी उनकी काबिना में हो वो उन कद में उनसे बड़े ना हो जी। और तो आज की तारीख में कोई कद में उनसे बड़ा है नहीं अब तो। हाँ, मतलब ये कि पार्टी के अंदर अभी भी आप जानते हैं कि कुछ चल रहा है जी, और वो सामने है, सबके सामने है। सवाल ये पैदा होता है कि भाई वो ये कोशिश करेंगे कि जैसा कि ये बात आ रही है कि पीएमओ को बहुत मजबूत बनाने की बात हो रही है, इसका मतलब ये कि बहुत सारे पावर सेंट्रलाइज होंगे, बहुत सारे पावर खुद नरेंद्र मोदी के हाथ में होंगे, जैसा कि गुजरात में हुआ है। यानी कोई फाइल बगैर नरेंद्र मोदी साहब के टेबल से गुजरनी। हाँ, लेकिन ये बात आपको यहाँ पे रोके, कल एक बहुत सीनियर सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स के साथ मेरी बातचीत हो रही थी, उन्होंने भी ये खदशा जाहिर किया कि पीएमओ बहुत स्ट्रांग होने वाला है, पीएमओ में जो सेक्रेटरी हजरात होंगे वो बहुत स्ट्रांग होंगे, और उनका ये कहना था कि ये बेसिक फंक्शनिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ होगा। अगर इस तरह का निजाम आता है कि सेक्रेटरी जो फैसला लेता है हुकूमत में, अगर उसके बाद भी उसके ऊपर वहां पे किसी तरह की चीजें होती हैं, तो ये जो निजाम है ब्यूरोक्रेटिक जो हम लोगों ने इनहेरिट किया है ब्रिटिश राज से, उस निजाम के खिलाफ भी होगा। आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये बात सही कह रहे हैं आप, लेकिन देखिए एक धारणा ये भी है कि सरकार कितनी मजबूत आए, अगर ब्यूरोक्रेसी किसी को चलने ना दे तो ब्यूरोक्रेसी के पास बहुत सारे पावर अवेलेबल हो जाते हैं जी। मेरा ख्याल ये है कि मोदी साहब का जो रवैया गुजरात में रहा है, ब्यूरोक्रेट भी उनके वही रहे हैं जो उनकी बात को ही टोक करें या उनकी बात को इम्प्लीमेंट करें। तो यहां भी ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे भी बहुत सारी तब्दीलियां मैं फोरकास्ट कर रहा हूं, यहां इसमें ब्यूरोक्रेसी में भी बहुत सारी तब्दीलियां होंगी, और मिनिस्टर्स में भी जो की पोस्ट, फॉर एग्जांपल देखिए एक बात सामने आ रही है कि पीएमओ के साथ साथ जो होम मिनिस्ट्री है उससे इंटेलिजेंस का और इंटरनल सिक्योरिटी के शोबे को अलग करने की बात हो रही है। इसका मतलब है कि इंटरनल सिक्योरिटी का जो शोबा होगा वो भी मोदी साहब के कंट्रोल में होगा जी। अब मसला ये है कि जाहिर बात है कि मेरा ऐसा ख्याल हो रहा है कि ये फॉरेन मिनिस्ट्री के सिलसिले में ये कोशिश करेंगे कि शायद सुषमा स्वराज साहबा को फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ लाए। इस मसला से इस बात का है कि इस वक्त में इनकी कोशिश ये, जैसा कि ये कहते भी रहे हैं कि साहब जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं और इसके साथ साथ जो है नहीं, उस पर हम बात करेंगे, सार्क समिट पे जो न्योता भेजा है इन लोगों ने उस पर बात करेंगे। लेकिन अभी आपने जो एक सवाल उठाया कि ये जो होम मिनिस्ट्री को बाइफरकेट करने की, उसको दो हिस्सों में तकसीम करने की बातचीत है, उसको लेके भी खदशात अभी से शुरू हो गए हैं। लोगों का ये मानना है कि इंटरनल सिक्योरिटी का जो शोबा है जिसको वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने पास रखना चाहते हैं, उसको लेके थोड़ी तशवीश है, और यही एक वजह है कि राजनाथ सिंह की तरफ से यह इशारा दिया जा रहा है कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो वो होम मिनिस्ट्री ना लेकर कोई दूसरी वजारत लेंगे। अजय कुमार साहब, आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, देखिए इसको लेके माइनॉरिटीज में अभी से एक खदशा जाहिर करने शुरू हो गया कि नरेंद्र मोदी अगर इंटरनल सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के सारे ऑपरेटर्स को अपने पास रखते हैं तो शायद जो माइनॉरिटीज है जिसमें एतमाद बहाली की बात की जा रही है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बात की जा रही है, उसको पूरे तौर पर नहीं किया जा सकेगा। नहीं, मैं दो चीजें यहां पे कहना चाहता हूं। मैं बार बार आपके भी चैनल से और दूसरी जगह ये कहता रहा हूं कि जो नरेंद्र मोदी से एप्रीहेंशंस था, जो डर था, वो 2-3 टेस्ट तो वो पार करते साफ तौर पे नजर आते हैं। पहला डर था कि वो गुजरात से हैं, एक सीएम का तजुर्बा रखते हैं, क्या पूरे देश को साथ लेके चल पाएंगे। तो अभी के जो वाकयात हैं उनके अनाउंसमेंट के बाद, तो ऐसा लगता है कि वो पूरे देश को लेकर के साथ चलना चाहते हैं। जो दूसरी बात उन पे आरोप था कि एनडीए के कुनबे को बार बार कांग्रेस ये कहती थी कि देखिए हमारा कुनबा बड़ा, उनका कुनबा टूट गया, 3 लोग रह गए, उसको भी उन्होंने बड़ा किया। अब मैं ये सवाल जानना चाहता हूं कि कॉन्फिडेंस जो हम अखिलियत की बात कर रहे हैं कि अभी खोया ही कहां है, अभी ऐसा कुछ हुआ क्या है जो मुनीर साहब कह रहे हैं कि हम क्यों नहीं एक मौका दें, एक फ्रेश हैंड उनको दें तो काम करने का। अभी तो शुरुआत है, अभी इसके इम्तिहान और भी हैं, कई आएंगे सितारों से आगे, अभी जहां और भी है, अभी चमन और भी है, अभी आसिया और भी है। तो मैं जो कहना चाहता हूं कि ये जो
तो पॉलिटिक्स ऑफ टोकेनिज्म, इस कांग्रेस ने आखिर अखिलियत को इस 65 सालों में क्या दिया है, मैं यह जानना चाहता हूं। अगर तमाम अखिलियत के लोगों पर आतंकवाद का टैग लगाया है तो वो मोदी की सरकार नहीं थी, वो मनमोहन सिंह की सरकार थी। इस देश का अखिलियत मतलब आप आतंकवादी हैं, कोई भी पुलिस आपको उठा करके कहीं भी आपको उस दौर से गुजार सकती है। ये तो भाजपा की सरकार नहीं थी। तो अब दूसरा, एक दो नुमाइंदा आपने कैबिनेट में दे दिया, उससे मुसलमानों का भला हो जाएगा, उससे अखिलियत का भला हो जाएगा। मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूं कि मोदी साहब किसी भी अखिलियत का रिप्रेजेंटेशन अपनी कैबिनेट में नहीं देते हैं। ये बात चल रही है। लेकिन अगर विकास होता है, अगर सड़कें बनती है, अगर शिक्षा का स्तर सुधरता है, अगर चिकित्सा का स्तर सुधरता है, तो क्या अखिलियत इस देश के नागरिक नहीं है? जो दूसरी बात है कि हमारा संविधान एक वोट की कीमत लगाता है, उसमें अखिलियत, बहुसंख्यक, मेल फीमेल का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। तो हम सब इस देश के नागरिक हैं, समान हक रखते हैं, और अगर इस देश में एक नई शुरुआत हो रही है तो हमें उसका खैर मकदम करना चाहिए। हमें इंतजार करना चाहिए कि जो डेवलपमेंट की बात, जो विकास की बात वो कह के आ रहे हैं, और उसका मैं तीसरा लिटमस टेस्ट मानता हूं इस कैबिनेट के फॉर्मेशन को। नहीं तो आपने तो ये कहा अजय कुमार साहब कि अगर कैबिनेट में कोई अखिलियत का नहीं भी होता है तो कोई ऐसी बात नहीं। मेरा वो टेस्ट नहीं है, जो मोदी जी का फॉर्मूला है। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं बहुत ही क्रिटिकल नजरों से उनको देखना चाहता हूं, और देखता रहा हूं और देखता रहूंगा। उन्होंने गुजरात मॉडल की बात की है, तो व्हाट इज गुजरात मॉडल? गुजरात मॉडल में मोदी साहब ये कहते हैं कि मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। अखिलियत और बहुसंख्यक की बात हम ना करें। देखिए, पॉलिटिक्स ऑफ टोकनिज्म मायावती का उत्तर प्रदेश में खत्म हो गया। बड़े बड़े हाथी लगा दिए, बड़े बड़े पार्क बना दिए, मैं मुख्यमंत्री बन गई, दलितों का भला हो गया। 2 लोगों को, शाहनवाज हुसैन को बीजेपी अगर कैबिनेट में जगह दे ही दे, या वो एलजेपी के कैंडिडेट को जगह दे दे, तो उससे अखिलियत का क्या भला होगा? आप बहुसंख्यक अखिलियत की बात करें, जनरल वेलफेयर की बात करें, देश की बात करें, तो जो मैं कह रहा हूं उनका जो डिक्टम है, उसका टेस्ट है कि मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। चलिए, मैं यहां पे अपनी बात पूरी कर दूं। इसलिए क्या दबाव में मोदी साहब अपने कैबिनेट को बड़ा बनाते हैं या छोटा बनाते हैं? ये आप सेपरेशन की बात कर रहे थे, टूरिज्म और कल्चर अलग करने की क्या जरूरत थी यूपीए को? रूरल डेवलपमेंट और पंचायत राज अलग करने की क्या जरूरत है? इतने सारे एमओएस के पोस्ट क्रिएट करने की क्या जरूरत है? अजय कुमार साहब, ये हमेशा माना जाता है, आप जो बात कह रहे हैं, तो अगर वैसे देखें तो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग करने की क्या जरूरत है? बिहार से झारखंड को अलग करने की क्या? जाहिर सी बात है, जो छोटी यूनिट बनाई जाती है तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है, इस उम्मीद से बनाई जाती है कि गवर्नेंस बेटर होगा, डिलीवरी का सिस्टम थोड़ा और। लेकिन रेड टेपिज्म भी तो उसका दूसरा पक्ष है। चलिए, आपने अपनी बात कही, इलियास मलिक साहब, इन्होंने एक बात कही है कि टोकनिज्म नहीं होना चाहिए, और जनरल वेलफेयर की बात हो, अकलियत और अक्सरियत की बात ना हो, बल्कि अगर कोई वजीर बनता है या ना बनता है उसको ना देख करके ये देखिए कि जो इंक्लूसिव ग्रोथ की बात नरेंद्र मोदी कर रहे हैं उस पर कितने खरे उतरते हैं। लेकिन खदशात की बात करें, आप लोग मुस्लिम सियासत करते हैं, अकलियत से जुड़े हुए लोग हैं, ये बताइए कि जिस तरह का खदशा अभी है, क्या आप उससे इनकार करते हैं? एक दूसरी बात यह कि मिनिस्ट्रीज को भी इन्होंने कहा कि क्यों अलग है। एक खदशा यह भी है, और बहुत वजाहत के साथ ये बात कही गई है कि वजारत अक़लियती उमूर, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स शायद इस सरकार में नहीं हो। कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, जो वजारत की अभी बात हुई उसमें पहले जो हुकूमतें रही हैं वो कोलिशन गवर्नमेंट, उसमें बहुत सारे कंपल्शंस थे, और ये बात भी थी कि भाई अगर एक उसकी वर्किंग ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अक़लियत को अभी कोई खदशा नहीं है, क्योंकि ये फैसला जमहूरियत में अवाम का फैसला है, और अवाम का फैसला जो होता है, खदशा नहीं है। सैकड़ों फोन मुझे आते हैं, मुझे ईमेल्स आती हैं। मुझे बोलने दीजिए। देखिए, जो बात आप कह रहे हैं, मैं दूसरी बात कर रहा हूं, इसलिए आप सुनिए उसको। जो इस वक्त हुकूमत अमल में आई है, ये इलेक्शन जीत करके आई है, और आपने खुद इंटरव्यू लिया है, आप जानते हैं कि उन्होंने हर वक्त ये कहा है, मोदी साहब ने, कि भाई हम सबको साथ लेके चलेंगे, सबका विकास। ये बात सही है, अभी डिस्कशन भी हुआ कि भाई सब में तो अक़लियत भी शामिल है। लेकिन एक चीज की तरफ मैं जरूर तवज्जो दिलाना चाहता हूं, वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स अगर बहाल रहते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी का जिक्र है,
तो ये कह देना कि माइनॉरिटी कोई चीज नहीं है या माइनॉरिटी का कोई मसला नहीं है, ये नहीं है। अगर मसला नहीं होता तो कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी के लिए जिक्र नहीं होता। वो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स अगर बहाल रहते हैं तो कोई मसला नहीं है, तो खदशा कोई नहीं है। लेकिन अगर उस पे कहीं से जरब आएगी आपको तो क्या लगता है? यकीनन उस पे खदशा होगा। मेरा तो अपना यह कहना है कि भाई एक हुकूमत जो जीत कर आई है, पहले आप उसको देखिए। वो जो कह रही है, जैसे अभी मुनीर साहब ने कहा, बहुत अच्छी बात की कि भाई अभी से हम क्यों परेशान हो, अभी पहले उसको आने तो दीजिए, अमल में कुछ करने तो दीजिए। बहुत मुमकिन है कि वो ऐसे फैसले लें जिससे कोई नुकसान ना हो, सबका फायदा हो, तो बहुत अच्छी बात है। हम यही तासुर नहीं, देखिए अकलियत ये तासुर बिल्कुल नहीं देना चाहती कि वो कोई अलग है, वो भी इस मुल्क का हिस्सा। वो यही तो कहते रहे बार बार कि हमें मुल्क का हम हिस्सा है, हमें उसी तरह ट्रीट किया जाए जैसे अक्सरियत या सबको ट्रीट किया जाता है। अगर आज ये बात होती है तो इससे अच्छी क्या बात है? मैं तो ये समझता हूँ सबसे अच्छी बात है। और जोड़ दूं कि ये जो वोट की ठेकेदारी चलती रही, जो आपने भी अभी कहा कि जो लोग बताते थे कि उनकी पकड़ है अकलियत पे, उनका पोल खुल गया है। तो इस वोट की ठेकेदारी को यही समाप्त कर अगर मोदी साहब देश के नागरिक से, चाहे वो अकलियत हो चाहे अक्सरियत हो, सीधे संवाद बनाते हैं तो उसका स्वागत किया। चलिए, मुनीर साहब बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। मुनीर साहब, आपने पूरी चीजों को सुना, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, इस तरह की जो खदशात हैं वो कितने जायज हैं? दूसरी बात यह कि मुसलमानों की इक्तिसादी हालत बहुत खराब है। सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशंस को भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देती है, बल्कि उसको कंडेम भी किया, कई जगह उसको मुस्तरद भी किया है। लेकिन मेरे इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी साहब ने भी ये कहा था कि हालत मुसलमानों की बहुत खराब है, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसी सूरत हाल में क्या आपको लगता है नरेंद्र मोदी जो सच्चाई है उससे आंख बंद कर सकते हैं, या आप ये देख रहे हैं कि कुछ बेहतरी की उम्मीद है? थोड़ा सा अगर हम लोग नरेंद्र मोदी से थोड़ा सा हटके देखिए, जो मुसलमानों का इशू है, जो मुसलमानों का इशू है, जैसा आप उसको इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में देखें। असल में हम लोग जो हैं बड़ी, हम लोगों के साथ एक मसला ये हो गया, और शायद ये कि कोई दूसरी पार्टीज ने ये चीज जो है बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश की है कि मुस्लिम्स, जो मुस्लिम इश्यूज हैं उनको एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ पीपल वही लोग एड्रेस करते हैं। ये वो नहीं है। देखिए, आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि हिंदुस्तान एक ऐसा बड़ा मुल्क है, उसकी अपनी एस्पिरेशंस है, वो दुनिया में अपना मकाम हासिल करना चाहता है। जब आप दुनिया में कोई मकाम हासिल करना चाहते हैं तो ये मुमकिन नहीं है कि आप किसी एक कम्युनिटी को बिल्कुल छोड़ दें और वो कम्युनिटी, देखिए अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी पॉवर्टी जो है बिलो 5% आ जाए, जब आप एक दुनिया में मकाम चाहते हैं तो आप चाहेंगे कि आपके पॉवर्टी लेवल लो हो, आपको इस बात की जरूरत होगी कि कॉन्फ्लिक्ट। मुनीर साहब, आपको यहाँ पर रोकेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे। मुनीर साहब बहुत अहम बात बता रहे हैं और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव जो है कंट्री का, उसके ऊपर बात कर रहे हैं, मुसलमानों का जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उस पर बात कर रहे हैं। लेकिन वक्त हो गया है एक वक्फे का, वक्फे के बाद लौट के आएंगे तो मुनीर साहब से बातचीत जारी रहेगी। लेते हैं ब्रेक। समय शक्तिमान है, समय सम्मोहन है, समय सावधान है, समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है, समय मनुष्य है, वर्तमान है, भविष्य है, मासूम ममता की मीठी सी झपकी है। हौसलों के लिए समय एक धमकी है, समय अनुशासन है, समय सुशासन है, शांत है, क्रुद्ध है, समय सुबुद्ध है, विजय का युद्ध, समय एक नारा है, समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय, ये समय हमारा है, रहिए समय के साथ। टॉप्स इंडिया का नंबर 1 पिकल। अपने अंदर अगर राम को बसाना है तो पहले अहंकार रूपी रावण को निकालना होगा। अब हमें त्रिलोक विजयी होने से कोई नहीं रोक सकता। शिव का सबसे बड़ा भक्त रावण, सोमवार से शनिवार शाम 6:30 बजे जी अनमोल पर देखिए रावण, सोमवार से शनिवार शाम 6:30 बजे से, और जीतिए हर रोज एक मोबाइल फोन। आलमी समय के खास प्रोग्राम आपकी आवाज में आपका खैर मकदम है। आबादी के तनासुब के हिसाब से मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, क्या कहना है?
क्या आपको जो मुआवजा दिया गया है वो आप तक मिला है, पहुंचा है? कभी भी ये सचर कमेटी के रुपए मुसलमानों के हक में कभी भी लागू नहीं किया जाएगा। मदारिस के तलबा के ऊपर जो इल्जामात लगाए जाते हैं वो बेबुनियाद और बेहकीकत है। तो ये क्या इंसान इस दुनिया के अंदर इंसानियत है? एक मदद मिली है वो नोटिस। हमारी जरूरत है सरकार को, तो बताओ क्या आपकी आवाज शनिचर की शाम 5:30 बजे और इतवार की दोपहर 12:30 बजे सिर्फ आलमी समय पर। मुर्दा लहर मुंह से बोलेगा, हर मुजरिम राज खोलेगा, साए भी उगलेंगे सुराग, कातिल होगा बेनकाब जब होगी तफ्तीश। देखिए शनिचर की रात 9:30 और इतवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ आलमी समय पर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। ब्रेक में जाने से पहले हम बातचीत कर रहे थे इकोनॉमिक इश्यूज पे, लेकिन अभी एक रिपोर्ट देख लेते हैं। 26 मई को मोदी की हलफबरदारी तकरीब में शिरकत के लिए वजारत खारजा की जानिब से सार्क ममालिक के सरबराहात को दावतनामा भेजा गया है। इस दावतनामे में पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ का नाम भी शामिल है, जिसका कश्मीर के सियासी लीडरान ने खैर मकदम किया है। अब सवाल ये उठना लाजमी है कि क्या नरेंद्र मोदी भी अपने सीनियर लीडर अटल बिहारी वाजपेयी की खारजा पॉलिसी पर चलते हुए पड़ोसी मुल्कों से रिश्ते बेहतर रखना चाहेंगे या उनका नजरिया कुछ जुदा होगा। पेश है एक रिपोर्ट। इंतखाबात के नताइज के बाद इख्तदार वाली पार्टी की परफॉर्मेंस पर बात होना लाजमी हो जाती है और इसका आगाज हुआ मोदी सरकार की खारजा पॉलिसी से। खारजा सेक्रेटरी सुजाता सिंह की जानिब से भेजे गए हलफबरदारी तकरीब के दावतनामे में सार्क ममालिक के सरबराहान को शरीक होने की गुजारिश की गई है। इस फहरिस्त में पाकिस्तान के वजीर आजम मियां नवाज शरीफ का नाम भी शामिल है, जिन पर हिंदुस्तान से रिश्तों को लेकर कई तरह के सवालात उठते रहे हैं। वजारत खारजा के इस कदम को सबसे ज्यादा सराहा गया कश्मीर में। रियासत के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस पहल को मुस्बत करार दिया है। जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की है, मतलब स्वेरिंग इन सेरेमनी में सार्क मुल्कों के वजीर आजमों को मतलब दावत देना, ये एक बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। और अगर इसी तरह काम किया जाए तो इसके नताइज भी जो हैं बहुत अच्छे होंगे। खारजा सेक्रेटरी की जानिब से दावतनामा अफगानिस्तान के सदर हामिद करजई को भी दिया गया है। करजई की जानिब से दावतनामे को कबूल करने की भी खबरें हैं, लेकिन चर्चा बना हुआ है पाकिस्तान को लेकर। जबकि कश्मीर में बीजेपी के साथ सरकार बना चुकी पीडीपी लीडर महबूबा मुफ्ती ने भी इस कदम पर मसरत का इजहार करते हुए इसे न सिर्फ कश्मीर के अवाम बल्कि पूरे जनूबी एशिया के लिए अच्छा इशारा बताया। मुल्क के वजीर आजम की तरफ से जो पाकिस्तान के वजीर आजम को दावत दी गई है कि हल्फ के लिए वो उनको यहाँ मदऊ किया गया है, मैं समझती हूँ ये न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए या हमारे मुल्क हिंदुस्तान के लिए बल्कि पूरे बरसगीर के लिए ये एक बहुत ही नेक शगुन है। और ऐसा लगता है कि शायद ये जो एनडीए की सरकार बनी है, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में जम्मू कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान के साथ एक रिकंसिलेशन का, एक सलाह सफाई, एक दोस्ती का जो माहौल कायम करने की कोशिश की गई थी, लगता है कि उसी की सिमत में ये कदम है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये खाली एक सिंबलिज्म नहीं होगा। हालांकि बनने वाली हर नई सरकार की जानिब से पड़ोसी ममालिक को दावतनामे भेजने का सिलसिला चलता ही रहता है, लेकिन वजारत खारजा के इस बार के कदम को मोदी हुकूमत से जोड़कर देखा जा रहा है। और हो भी क्यों नहीं, बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंद पाक रिश्ते को बेहतर करने की बड़ी कोशिश की थी और हुकूमत के इस कदम को भी अवाम गहराई की नजर से देख रही है। कश्मीर की हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भी इस कदम की तारीफ की है और कश्मीर मसले के हल के लिए इसे जरूरी करार दिया। हम तवक्का रखते हैं कि जब ये नई हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां संभालेगी तो सबसे पहले जिस तरजीही मसले पर वो अपनी तवज्जो मबजूल करेंगे वो बरसगीर का जो सबसे अहम मसला है वो कश्मीर का मसला है। हम तवक्का रखते हैं कि सिर्फ इन्विटेशन तक ये मामला महदूद न रहे, बल्कि इन्विटेशन से बढ़कर एक सस्टेन डायलॉग दोनों मुल्क इनिशिएट करें, ताकि इस मसले के हल के हवाले से जहां दोनों मुल्क बात करें वहां कश्मीरी क़यादत को भी इस अमल में शामिल किया जा सके।
मोदी की हलफबरदारी तकरीब का ये दावतनामा भेजा तो गया है वजारत खारजा की जानिब से, लेकिन लोग इसे पड़ोसी ममालिक के साथ अच्छे रिश्तों की शुरुआत मान रहे हैं। भारी अक्सरियत से कामयाबी दिलाने वाले अवाम की उम्मीदें भी काफी बड़ी हो जाती हैं। लेकिन अब बारी नरेंद्र मोदी की है कि उनकी सरकार अवाम की इन उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है। आलमी समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मासूम सिद्दीकी की रिपोर्ट। नाज़रीन, आपने एक रिपोर्ट देखी किस तरह से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हलफबरदारी की तकरीब में 7 मुल्कों के जो लीडरान हैं उनको दावतनामा भेजा गया है। लेकिन ब्रेक में जाने से पहले हम बातचीत कर रहे थे हिंदुस्तान के इक़्तिसादी माहौल पे और खास करके जो अक़लियतों का जो इक़्तिसादी सूरत हाल है उस पर डॉक्टर मुनीर साहब कुछ कहना चाह रहे थे। चलते हैं मुनीर साहब के बाद और उसके बाद इस मौजू पर वापस आएंगे। मुनीर साहब। नहीं, फैज़ साहब, आपने बहुत ही अच्छा इशू रेस किया और मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आप मुझको ये मौका दे रहे। मैं 1 मिनट आपसे चाहूंगा, मैं कुछ कहना चाहता हूं और हमारे और दूसरे साथी बैठे हुए हैं, वो लोग भी शायद उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मुसलमानों का मसला जिस तरह से देखा जा रहा है उस तरह से मैं ये समझता हूं कि उससे थोड़ा सा हट करके भी देखा जा सकता है। जैसे मैं आपसे पहले कह रहा था कि मुसलमान जो हैं ये हिंदुस्तान के अंदर जो पूरी चीजें हो रही हैं, मुसलमान उसका एक इंटीग्रल पार्ट है। जैसा मैंने आपसे ये कहा कि हिंदुस्तान की एज ए कंट्री अपनी एक एस्पिरेशन है, वो अपना एक मुकाम हासिल करना चाहता है। 125 करोड़ का मुल्क है, उसकी अपनी एक अहमियत है। इस चीज को हिंदुस्तान बहुत अच्छी तरह से समझता है और मुल्कों की जो कम्युनिटी है उसके अंदर जो कम्युनिटी ऑफ नेशन जो है उसके अंदर अपनी एक जगह हासिल करना चाहता है। उस जगह को हासिल करने के लिए हमें कुछ चीजें अचीव करनी पड़ेगी। हमें अपनी पॉवर्टी को कम करना पड़ेगा, हमें अपनी बैकवर्डनेस को कम करना पड़ेगा, हमें अपनी इलिटरेसी को कम करना पड़ेगा, हमें और बहुत सारी चीजें जो हैं उसके हमें अपने इंप्रूव करना पड़ेगा। अब आप अगर मुसलमानों की सिचुएशन को इस पूरे पर्सपेक्टिव में अगर आप जोड़ करके देखें तो आप ये महसूस करेंगे कि अब तक जो हम लोग मुसलमानों के बारे में बात करते रहे वो ये कि जैसे बस सरकार अगर कुछ हमारे लिए कर दे तो बस हम तो भाई तर गए, हमारी तो जिंदगी सुधर गई, हम तो बिल्कुल बन गए। ऐसा नहीं है। मुसलमान 15% है या 16% है, जो कुछ भी है। और आज की तारीख में 2014 में मुसलमानों का एक बहुत बड़ा 18 से 20 करोड़ के करीब मुसलमान की आबादी है। कोई भी मुल्क जो अगर एस्पायर कर रहा है अपना कोई इंटरनेशनल स्टेचर और इंटरनेशनल ये तो 18%, 17%, 16% माइनॉरिटी को अगर वो बैकवर्ड रखता है तो वो मुल्क अपने एस्पिरेशन में कोई कम्युनिटी वो चीज जो है कहीं नहीं हासिल कर सकता। इसलिए मुसलमानों को इकोनॉमिकली डेवलप करना, उनकी इलिटरेसी को दूर करना, उनकी बैकवर्डनेस को दूर करना जितना मुसलमानों के लिए अहम है उतना ही इस मुल्क के लिए भी अहम है। हमें शायद इस पर्सपेक्टिव में अब चीजों को देखना पड़ेगा। हमें नई सरकार को बताना पड़ेगा कि ठीक है, इससे हमारा जरूर फायदा होगा, लेकिन इससे हमारा फायदा भी जाए। चलिए, कासिम रसूल इलियास साहब, आपने पूरी बातचीत सुनी और आपने वो पैकेज भी देखा कि किस तरह 7 मुल्कों को, खास करके पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को भी ये न्योता भेजा गया है कि हलफबरदारी की तकरीब में शामिल हों। एक बहुत हसास मसला है मसले कश्मीर का हिंदुस्तान में, न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि बर्र-ए-सग़ीर के लिए एक बहुत अहम मसला है। क्या लगता है कि जिस तरह से इन लोगों को इन्विटेशन भेजे गए हैं वो सिर्फ एक टोकनिज्म होगी, जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे अजय कुमार कि अब टोकनिज्म की जरूरत नहीं है, अब उससे आगे जाने की जरूरत है? क्या लगता है कि ये जो मामला शुरुआत हुई है कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी के रास्ते पे चलना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी? कहीं अपने आप को वज़ीर आज़म से बढ़ करके स्टेट्समैन के तौर पर साबित करना चाहेंगे नरेंद्र मोदी? देखिए, मैं समझता हूं कि ये एक बहुत अहम सवाल है जो हमने रेज किया है और इसी में मोदी साहब का एक बहुत बड़ा इम्तिहान भी है। अब तक वो जो कुछ कहते रहे पाकिस्तान के हवाले से, अब हकीकत ये है कि हिंदुस्तान के ये सब पड़ोसी ममालिक हैं और सार्क का जो कंसेप्ट था वही था कि हमारे दरमियान बायलैटरल रिलेशंस हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, म्यूचुअल कोऑपरेशन हो और हम एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। अगर ये सार्क दरमियान में जिस तरह से नीचे कर दिया गया, दबा दिया गया, तो आपको लग रहा है कि सार्क को फिर से कहीं उसकी पहले वाली जगह दिलाने की भी कोशिश होनी चाहिए? और मैं समझता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी साहब के एजेंडे पे आगे बढ़ते हैं तो ये बहुत ही खुशगवार सूरत पैदा होगी। आप देखिए कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान में जो तनाव है उसका बार हमारी पूरी इकोनॉमी पे पड़ रहा है। हम जितना डिफेंस पे खर्च करते हैं, जितना एक दूसरे के हवाले से इंतशार की कैफियत पैदा होती है, टेररिज्म का एक मसला है जो सरहद पार के से बात जो चली आ रही है, ये सब चीजों को कंटेन करना है आपको,
तो आपको डायलॉग करना चाहिए, आपको इश्यूज को रिजॉल्व करना चाहिए, आपको एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का माहौल पैदा करना चाहिए, म्यूचुअल कोऑपरेशन का माहौल पैदा करना चाहिए। मैं समझता हूं कि अगर ये सरकार ये करने में कामयाब होती है तो ये इसकी बहुत बड़ी कामयाबी और बहुत बड़ी उपलब्धि होगी देश के लिए, देश के विकास के लिए और यहां रहने वाले तमाम इकाइयों के लिए। अजय कुमार साहब, देखिए वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हैं और जो सियासत है हिंदुस्तान की उस पर काफी बारीक नजर रखते हैं कासिम रसूल इलियास साहब। उन्होंने कहा कि ये एक बड़ी अच्छी और बहुत मुस्बत पहल है और उम्मीद भी जाहिर कर रहे हैं कि इससे चीजें आगे जाएं, जैसा कि मुनीर साहब ने भी कहा कि चीजें इससे आगे जानी है। आपको क्या लगता है ये जो पूरी कवायद है नवाज शरीफ को और बांग्लादेश के वजीर आजम को और अफगानिस्तान के सदर को न्योता देने की, वो सिर्फ टोकनिज्म है या उससे बढ़ करके है सार्क को मजबूत करने की, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं पूरे इस खित्ते में हिंदुस्तान को एक अपनी जगह दिलाने की कोशिश है या सिर्फ टोकनिज्म है? नहीं, देखिए अभी तो इसको कहा नहीं जा सकता कि टोकनिज्म है, क्योंकि एक जो अभी आपने उमर अब्दुल्ला साहब को भी सुना, अभी तो वो न्योता ही दे सकते हैं डे वन से, जैसे उन्होंने सबकी बात। आप उम्मीद क्या करते हैं कि इससे आगे जाएगा मामला? मैं दो चीजें देख रहा हूं। नहीं, उम्मीद तो मैं ये करूंगा कि बिल्कुल सार्क क्यों, एशियन आप जो पूरा क्षेत्र है उसको आप साथ लेकर के चले, क्योंकि अगर मैं मुनीर साहब की बात को आगे बढ़ाऊं कि अगर देश को तरक्की करना है तो जो लोग अकलियत की बात कर रहे हैं, जो 15% 18% लोगों की बात हो रही है, उनको भी साथ लेके चलना होगा। और अगर आपके पड़ोस में शांति नहीं है तो भी आर्थिक एजेंडा इफेक्ट होगा और आप प्रगति नहीं कर पाएगा हिंदुस्तान। तो उसके लिए आवश्यक है कि जम्मू कश्मीर आपके बेहतर रिश्ते हों। इसके अलावा मैं एक चीज और बताऊं, आप देखिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान, हम जिस नजरिए में उसको देखने के आदी हो गए हैं, उसके लिए चाहे जो भी लोग जिम्मेवार हैं, बहुत ज्यादा सहयोग के द्वारा एक दूसरे को आर्थिक, आपको गैस चाहिए पाकिस्तान में बहुत कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। और मैं एक बात यहाँ पे और बहुत मौजू कहना चाहता हूं कि न सिर्फ सार्क मुल्क, देखिए आप भी मिडिल ईस्ट में काफी लंबे अरसे तक रहे हैं और मैं भी रहा हूं। मैं एक वाक्य का यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा कि वहां के एक बहुत ही सीनियर मिनिस्टर ने मुझसे यह पूछा सवाल कि अजय आप मुझे बताइए, आप हिंदुस्तान से आते हैं और मैं ओमान का वजीर आजम हूं, हम और आप इंग्लिश में क्यों बात करते हैं, हम और आप हिंदी में क्यों नहीं बात कर सकते थे? हमारे मुल्क में स्टैंप आपके यहाँ का चलता था, रुपया आपके यहाँ का चलता था, लेकिन आपने हमें छोड़ दिया और ब्रिटिश हुकूमत ने हमें अपनाया और इसकी मजबूरी है कि हमें और वक्त आ गया है कि आपस में एका करें। ज्योग्राफिकली हम ज्यादा नजदीक हैं, कल्चरली हम ज्यादा नजदीक हैं, लेकिन आर्थिक रूप से हम यूएस या यूके की इकोनॉमी से जुड़े, क्योंकि 1855 में यहाँ ब्रिटिश बैंक आकर के अपना ब्रांच खोलता है। वक्त थोड़ा कम है तो जरा सा इलियास मलिक साहब से जान लें कि इलियास मलिक साहब की पूरे सिचुएशन को, जिस तरह से हलफबर्दारी में लोगों को बुलाया गया है, जिस तरह के सिग्नल्स दे रहे हैं नरेंद्र मोदी, बिल्कुल मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राइट डायरेक्शन में चीजें जाने का एक चीजें दिख रही हैं, सही सिमत में जा रही हैं। आगे किस तरह की चीजें होंगी ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन कुछ ना कुछ मुस्बत पहल दिख रही है। क्या आप इत्तेफाक करेंगे? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और मैं ये समझता हूं कि इसको पॉजिटिव सोच के साथ ही देखना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा कि एक चीज जो अभी शुरू नहीं हुई उसके बारे में कोई सोच पहले से बना लेना, वो जल्दबाजी होगी। जो चीजें हो रही हैं वो बजाहिर बेहतर हो रही हैं और हमको बेहतरी की उम्मीद भी करनी चाहिए, क्योंकि हम पहले से क्यों कोई ऐसी बात सोचें। और हम ये समझते हैं कि अगर जो चीजें कही जा रही हैं, अगर ये सारी चीजें होती हैं तो इसमें हिंदुस्तान का भी फायदा है, इसमें हिंदुस्तान में रहने वालों का भी फायदा है, पड़ोसियों का भी फायदा है। और जो अगर आप सिर्फ अकलियतों की भी बात करना चाहें तो उसके हवाले से भी मैं ये कहूं कि भाई अकलियत रहे तो यही रही, जब डेवलपमेंट होगा और बात होगी तो सबका होगा। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है। उनके जो कुछ मसाइल हैं अपने, उनकी तरफ जरूर तवज्जो होनी चाहिए, क्योंकि देखिए हर कम्युनिटी का अपना मसला है, उसकी तरफ जरूर तवज्जो होनी चाहिए। लेकिन जहां तक डेवलपमेंट और ये सारी चीजों की बात है, बहुत बेहतर और खुशाइंद है। एक मैं बस यहाँ पे मैं पूरी तरह से एग्री करता हूँ, इसके अंदर कोई वो नहीं, लेकिन एक चीज नई जो हुकूमत आ रही है उसको देखने की जरूरत है कि ये जो शक व शुबहे की जो फिजा कायम हो रही है, थोड़ा सा उसको जो ताकत मिल रही है वो बीजेपी और उसके साथ की जो छोटी मोटी जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि मोदी साहब जो कोशिश कर रहे हैं, कहीं उससे वो लोग हट करके कुछ कर रहे हैं। किसी को थ्रेट करना, अगर कोई आदमी जरा सा भी डिसएग्री करता है तो आप जो है उसके बिल्कुल खिलाफ हो जाते हैं, आप जो है फेसबुक के ऊपर लिखते हैं।
इन सब चीजों को कहीं ना कहीं नीचे लाने की जरूरत है। उसकी वजह से एक एतमाद की फिजा कायम होगी। और ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बात एतमाद बहाली की जरूरत है। जी, ये जो बात चल रही थी सार्क के ममालिक के साथ ताल्लुकात की या नेबरिंग कंट्रीज जी जी, मेरा मानना ये है कि इस वक्त सिचुएशन क्या है आप देखिए, श्रीलंका है, इवन नेपाल, पाकिस्तान है, ये सब हमसे थ्रेट महसूस करते हैं। अगर इस पूरे खित्ते के अंदर हमारी हैसियत एक बड़े भाई की होती है, ताल्लुकात हमवार करने की होती है, तो न सिर्फ ये कि हमारे पूरे खित्ते के लिए फायदेमंद चीज होगी, बल्कि जैसा कि आप अर्ज कर रहे थे कि आप जब फरमा रहे थे कि पूरे इलाके की लीडरशिप हमें अमेरिका के और दूसरों के एजेंडे को यहाँ बरोकार नहीं लाना चाहिए, अपना खुद का एजेंडा तय करना चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने कि ये जो ये भी इम्तिहान है मोदी सरकार का। इनके यहाँ जो हिंदुत्व का एजेंडा लेके चलने वाले लोग थे, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल, इनको किस हद तक ये कंटेन करते हैं, ये एक बहुत बड़ी सवाल है। इसलिए कि आप जो उदारवादी और टॉलरेंस, नाजरीन अभी आप ये बहस देख रहे थे, बहुत वजाहत के साथ यहाँ पे लोगों ने बात की और एक बात बिल्कुल तय है जो लोगों का यहाँ पे लबाब है इस पूरी गुफ्तगू का, वो ये कि जो चीजें हो चुकी, जो इंतखाबात के दौरान कैंपेन में जो चीजें हुई वो अपनी जगह पे थी। अब एक सरकार आ गई है, एक चुनी हुई सरकार है और उससे अब खदशात से ज्यादा उम्मीदें हैं लोगों को और अच्छी उम्मीदें हैं। जैसा कि प्रोफेसर मुनीर साहब ने कहा, इलियास मलिक साहब ने कहा, अजय साहब ने कहा और कासिम रसूल इलियास साहब ने कहा कि हम सबको ये उम्मीद है कि अब मुल्क को न सिर्फ ये कि पूरे इस खित्ते में बर्रे सगीर है, बल्कि दुनिया में भी एक बड़ी ताकत के तौर पे जगह दिलाने में नरेंद्र मोदी पूरी तरह से कारगर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक राइडर भी है, एक खदशा भी है कि जो मुनीर साहब ने भी कहा और जो इलियास मलिक साहब ने भी कहा और कासिम रसूल इलियास साहब ने भी कहा कि जो ग्रुप छोटे मोटे हैं, जो फिजा को खराब करने की कोशिश करते हैं, जो भड़काऊ बातें करते हैं, कहीं ना कहीं एक इम्तिहान नरेंद्र मोदी की सरकार का उनको कंट्रोल में करने का भी होगा। जब तक वो नहीं होगा तो शायद एतमाद बहाली की जो बात करते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की जो बात करते हैं, शायद उसमें कहीं ना कहीं कमी रहेगी। हम तमाम मेहमान का शुक्रिया अदा करेंगे। खुली बहस में फिलहाल इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें समयलाइव.com। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए आलमी समय।